अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हमने देखा था फिलिप्स कर्व, जिसमें हमने रिलेशन देखा था अनएम्प्लॉयमेंट का और इन्फ्लेशन का, जो एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करते थे। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहते हैं तो इन्फ्लेशन रेट जो पहले 0 लेवल पर होता था वो क्या है, इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। वो हमारा फिलिप्स कर्व था, ऊपर केन्जियन का और नीचे आपको जनरल व्यू बताया कि किस तरह फिलिप्स कर्व अगर हम केन्जियन व्यू से अलग करते हैं तो वो कैसे यहाँ से और हम ऐसे मूव करते हैं। ठीक है, किस तरह मूव करते हैं अभी हम देखते हैं। जो केन्जियन का था उन्होंने हमें बताया बेसिकली हम यहाँ से स्टार्ट होके यूँ जाते हैं, लेकिन अगर हम केन्जियन से अलग बात करें तो उसने कहा था इस पॉइंट से यहाँ से हम यूँ मूव कर रहे थे। सेम इसी तरह यही बात है, इसको केन्जियन से अलग किया जाए। उसके अलावा आपने कल फिलिप्स कर्व के ऊपर 3 लेक्चर लिए 3 टीचर से डिफरेंट से। होप सो आपका ये टॉपिक अच्छे से कवर हो गया होगा। उसमें फिलिप्स कर्व जो शॉर्ट रन है, कुछ जगह पे फॉर्म ये वाली बनाई गई है फिलिप्स कर्व की। ठीक है, ये शॉर्ट फिलिप्स कर्व की है, ये इसी तरह है। इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट की बात की गई, इसलिए ये शेप एल शेप था। लेकिन जब इसको शॉर्ट रन में हम इसकी बात करेंगे तो ये हमारा कन्वेक्स टू रीजन हो जाएगा। अब बात यही है, इसमें हम ट्रेड ऑफ करते हैं बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड द अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद आज का जो हमने टॉपिक करना है वो हमारा है प्राइस एक्सपेक्टेशन एंड वेज प्राइस स्पाइरल, और इसका दूसरा नाम जो है एक्सीलरेशन आर्ग्यूमेंट है। ये एक्सीलरेशनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से इसका कंसर्न है। इसमें भी वो क्या करता है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की एक्सप्लेन करता है किस तरह इसको एक को कम किया जाता है और दूसरे को ज़्यादा किया जा सकता है। सेम वैसे ही पॉइंट है फिलिप्स कर्व की तरह, जिस तरह हमने फिलिप्स कर्व पढ़ा जिसमें इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, जिसको स्टैगफ्लेशन का नाम दिया जाता है। उस टॉपिक को स्टैगफ्लेशन भी कहा जाता है। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, इजीली समझ आ जाती है। इट शिफ्ट्स व्हेनेवर द पीपल एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन चेंज। ये शिफ्ट कब करता है, पहले तो हम इसको ड्राइव कर लेते हैं, फिर मैं आपको शिफ्ट का बताती हूँ। द थ्योरी इज़ बेस्ड अपॉन दिस अजम्पशन दैट प्राइसेस विल रिमेन स्टेबल फॉर एन एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड है उन्होंने सेट कर दिया है, ये तब तक क्या होगा, ये इसकी प्राइसेस चेंज नहीं होंगी। ठीक है, वी सपोज दैट बेसिकली इकोनॉमी इज़ एट पॉइंट जी। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो हम पॉइंट जी पर हैं। ये हमारा फिलिप्स कर्व ड्रा हो गया हुआ कन्वेक्स टू रीजन है। हम पॉइंट जी पर थे जहाँ पे हमारा इन्फ्लेशन ये यहाँ पे प्राइसेस है। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट बिल्कुल ज़ीरो है इस पॉइंट पे, लेकिन अब हमारी इस पॉइंट पे अनएम्प्लॉयमेंट भी तो हाई थी, जिस तरह कल मैंने बताया था। अगर वो वाला व्यू जो हमने केन से अलग किया था, सिंपली ये वाला यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा थी, फिर हम बैकवर्ड मूव होना स्टार्ट हुए थे। बेसिकली ये भी अनएम्प्लॉयमेंट को शो कर रहा है। यहाँ पे क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई थी और हमारा इन्फ्लेशन रेट 0 था। फिर हमने क्या हुआ, बैकवर्ड मूव करना शुरू किया। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। नाउ टू रिड्यूस द यू टू यू टी। अब हम एम्प्लॉयमेंट को यू से यू टी तक गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस एक्सपेशनरी फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। डिफरेंट दोनों जो है मॉनेटरी पॉलिसीज़ आई है जो मनी को कंट्रोल करने के लिए, और फिजिकल पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने स्टेट पे ऑर्डर कर दिया कि किस तरह इसको जो है वैल्यूएबल बनाना चाहिए अपनी डिमांड को। तो इसको एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ की जाए। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड पूरे कंट्री का आउटपुट होता है, उसको इंक्रीज़ किया जाए, एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ किया जाए। तो इस तरह हायर डिमांड को मीट करने के लिए प्रोड्यूसर ने क्या किया, मोर वर्कर को अप्लाई किया। अब जो अनएम्प्लॉयड थे वो मोर वर्कर, अब उनको जॉब मिल गई। अब एम्प्लॉयमेंट राइज़ होने लगी। एम्प्लॉयमेंट के राइज़ होने से अनएम्प्लॉयमेंट फॉल कर गई। अब देखें यहाँ पर, अब हमें एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना था। एग्रीगेट डिमांड बढ़ाया तो मोर लेबर्स एम्प्लॉय करते गए और हम इस पॉइंट पर रीच करके बैकवर्ड मूव होने लगे। यहाँ पे हम यूटी पे आ गए, जहाँ पे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है यूटी आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारी प्राइस लेवल जो थी हाईएस्ट, अगर यहाँ पे आप 2% ना भी लिखें, जैसे आप बताएं पीटी, जहाँ पे आपकी इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई होगा, प्राइसेस हाई होगी। ये था हमारा एक्सेलरेटिंग। इन्होंने एक पॉइंट बता दिया किस तरह एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ करने के लिए मोर लेबर को एम्प्लॉय किया जाता है। उनको अप्लाई करने के बाद जब फिर प्राइसेस हाई हो जाती है, फिर उनको पे करना होता है अगर उनके मटेरियल की वैल्यूज़ हाई हो जाए। दूसरी बात इन्होंने लिखी थी, इट शिफ्ट्स व्हेनेवर द पीपल एक्सपेक्टेशन। जब लोगों की एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाती है, पीरियड की चेंज होती है, तो ये क्या होता है, ये कर्व शिफ्ट हो जाता है अपवर्ड, लाइक यहाँ पर। तो सिंपल बेसिकली
सेम टू सेम वही बात है जो फ्लिप्स कर्व में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की। दस द इनिशियल रिएक्शन टू इंक्रीज इन डिमांड इज़ रिलेटिवली लार्ज इंक्रीज इन आउटपुट। जब हम इनिशियल रिएक्शन जो होता है उससे क्या होता है कि हमारा आउटपुट बहुत लार्जली इंक्रीज़ होता है। ओनली अ मॉडरेट इंक्रीज इन प्राइसेस, यहाँ पे थोड़ी सी प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही होंगी लेकिन हमारा आउटपुट स्टार्ट में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। इवन अ स्मॉलर इंक्रीज़ इन वेजेस, अभी हता कि उनको बहुत कम वेजेस ही देनी पड़ रही हैं। दस द इकॉनमी मूव्स अलोंग द PC1। अब इस ये कर्व के जो फ्लिप्स कर्व है इसके साथ साथ वो मूव करी, जब पॉइंट एज पर चलेगी तो इन अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ डिक्रीज, इतनी डिक्रीज़ हो जाएगी हमारी UT तक। एंड द प्राइस लेवल इज़ पी स्टेरिटी। तो अब हमारा प्राइस लेवल ये सेट हो गया, बट H0 इज़ नॉट अ स्टेबल पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे हमारा इन्फ्लेशन प्राइसेस बहुत हाई हो गई हैं, इसलिए ये हमारा स्टेबल पॉइंट नहीं है। उसके बाद ये नीचे बात कर रहे हैं कि एज अ रेट ऑफ इन्फ्लेशन एक्सीलरेट, मतलब कि एक्सीलरेट बढ़ती जा रही है एक चीज़, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मूव हम जे पॉइंट तक चलेंगे, एज से भी अबव चलेंगे अगर हम एक ही पीरियड टाइम जो स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन रखी हुई है उसके अंदर। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे लेबर को फिर चीट किया जा रहा है। किस तरह चीट किया जा रहा है? वैसे तो बज़ाहिर उसको ज़्यादा इनकम वेजेस मिल रही हैं, पहले उसको 1000 डेली का मिल रहा था, अब उसको 3000 डेली का दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो चीट हो रहा है क्योंकि प्राइस जो थी प्राइस लेवल बहुत बढ़ गया हुआ था। जब वो मार्केट में जाएगा कोई भी चीज़ ख़रीदेगा, जब वो ही 30 से 40% जो है इंक्रीज़ हो चुकी होंगी तो उसकी जो पे है उसकी डेली की उतनी ही चीज़ें ख़रीद पाएगा 3000 में जितनी वो 1000 में ख़रीद रहा था। इसमें उन्होंने ये बात किया कि अगर इसका रियल वेजेस जो है विल बी लोअर दैन द एक्सपेक्टेड, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम ही होगा। ठीक है, तो इसको वेज स्पाइरल गैदर्स मोमेंटम का नाम भी दिया गया। फिर उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही हमारा हम जे तक मूव कर जाते तो वो इतना एक्सप्लॉइट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वेज स्पाइरल स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे इकॉनमी में, फिर वो जो मॉनेटरी और फिज़िकल अथॉरिटीज़ होंगी वो कहेंगी कि अब एग्रीगेट डिमांड को इतना इंक्रीज़ नहीं किया जाए, उसको थोड़ा कंट्रोल किया जाए। उसको कंट्रोल किया ताकि हमारा जो लो लेवल है एम्प्लॉयमेंट तो हम अचीव कर चुके हैं, उससे कम तो जा नहीं रही है, प्राइसेस मज़ीद हाई हो रही हैं, तो इसलिए पॉइंट एज तक इसको लिमिट कर दिया जाए और पॉइंट एज तक लिमिट किया जाएगा। तो ये हमारा था जिससे अनएम्प्लॉयमेंट तो देखें अब और राइज़ नहीं होगी, सॉरी रिड्यूस नहीं होगी इस पॉइंट पर आके जे पर। तो अगर फिर भी वो कोशिश करेंगे तो वो जे पॉइंट पे मूव कर जाएंगे जहाँ पे जो लेबर ही एक्सप्लॉइट होगा। ठीक है, क्योंकि प्राइसेस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं अपने एग्रीगेट डिमांड को लिमिट किया जाए पॉइंट 2 पर, जहाँ पे इन्फ्लेशन 2% शो करवाई गई है। जब फिर 2% इन्फ्लेशन पर आ जाएंगे तो क्या होगा, फिर लेबर स्ट्राइक करेगा, बहुत ज़्यादा हाई अनएम्प्लॉयमेंट अगेन से वो काम नहीं करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो जाएगी, फिर इकॉनमी मूव कर जाएगी राइट टू पॉइंट्स लाइक LMN। फिर जो है हमारा कर्व एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाएंगी, तो फिर हमारा कर्व जो है दूसरी एक्सपेक्टेशन चेंज हो टाइम पीरियड की, तो फिर हम LMN की तरफ मूव कर जाएंगे। जो हमारा लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट अटेंड होगा इसमें, तो ये एक एक्सेलरेटिंग पॉइंट है जो चलता जाएगा, जिसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। कम होगी फिर बढ़ जाएगी, कम होगी फिर बढ़ती जाएगी। और गवर्नमेंट जो है एग्रीगेट डिमांड को इसको एग्रीगेट डिमांड को अचीव करने के नतीजे में इसको बढ़ाते जाएंगे अनएम्प्लॉयमेंट को, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं आएगी। अच्छा, आज का टॉपिक यही था। इसके अलावा हाइपर इन्फ्लेशन के मैंने आपको टॉपिक सेंड किए हैं। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होती है? हाइपर इन्फ्लेशन बच्चों, हाइपर इन्फ्लेशन यही होता है कि ऐसा इन्फ्लेशन जो एक लेवल पे जाके कंट्रोल नहीं हो सकता, लाइक 50% तक इंक्रीज़ हो जाए किसी भी प्राइसेस में, तो वो हाइपर इन्फ्लेशन होती है। जब वो अनकंट्रोलेबल होती है, स्टेबली बस बढ़ती जा रही हैं, कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, तो इसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन का मैंने आपको मटेरियल सेंड किया है। हाइपर इन्फ्लेशन की बेस्ट एग्जांपल हंगरी है। हंगरी में क्या था, जब 1945 और 1946 में इन्फ्लेशन थी 1945, आपने हंगरी का और जिम्बाब्वे और एक दो कंट्री और है जर्मनी, इनका आपने 2 वर्ड का मटेरियल है। हंगरी में हर 15 घंटे के बाद जो थी आवर्स के बाद इंक्रीज़ होती थी इन्फ्लेशन या प्राइस लेवल जो था इंक्रीज़ हो जाता था। और जिम्बाब्वे में हर दिन
हर दिन के बाद जो था प्राइस लेवल इंक्रीज़ होता जाता था, जो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। सबसे पहले हंगरी में 1945 में और 1946 में, और जिम्बाब्वे में 2007 और 2008 में ये बात बताई गई कि जहाँ पे हर रोज़ इंक्रीज़ होता है। इन पर इन्फ्लेशन का फ़िलिप्स कर्व के साथ रिलेशन बताया कैसे है। फ़िलिप्स कर्व का एक जहाँ पे फ़िलिप्स कर्व एक्सप्लेन कर रहा होता है इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट को, वहाँ पे जहाँ पे इनका डिस्टिंक्शन आ जाता है, इनका